बात करें, इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने ये भी बताया कि जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो लाइट की रेज को भी इफेक्ट कर सकती है। और ये आपका बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है कि जब हम किसी कॉइल में एक आयरन की रिंग लिया, एक तरफ एक कॉइल लगा, उसमें बैटरी जोड़ दिया एक तरफ, यानी कहने का मतलब अब बाप को मारने के लिए उसका बेटा तैयार हो गया है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही लीडिंग डिस्कवरी की जो फिजिक्स के क्षेत्र में धूम मचा के रखी हुई है और आज ही वो बेस बन चुकी है आपके डेली लाइफ का। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात करने वाले हैं मिचेल फैराडे साहब के द्वारा दी गई वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसने मैग्नेटिज्म की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिया। क्या आपने कभी सोचा था या सोचा है क्या बिना बैटरी या सेल के हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो वो कर दिखाया भाई इस शख्स ने। आइए समझते हैं, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में तो फैराडे साहब ही वैसे शख्स है जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जनरेट किया, बताया इसके बारे में, चीज़ों को हमें ज्ञान बोध कराया। बात करें, इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके जनरेशन ऑफ करंट यहाँ पर कर दिखाया है। चलिए बात करें फैराडे साहब की, तो इनका जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ था। वॉज एन इंग्लिश chemist and physicist who contribute to the study of electrochemistry and electromagnetism। एक केमिस्ट भी थे और फिजिसिस्ट भी थे जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो फिजिक्स का टॉपिक है वहां पे भी इन्होंने बहुत अच्छा कारनामा कर दिखाया है। अगर इनकी बात करें तो हिज मेन डिस्कवरीज इंक्लूड द प्रिंसिपल अंडरलाइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे मेन जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, डायमैग्नेटिज्म हो गया एंड इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, ठीक है। ऑल्दो फैराडे रिसीव little formal education as a self-made man, he was one of the most influential scientists in history। और सबसे आपको बता, सबसे प्रभावशाली कोई साइंटिस्ट था हिस्ट्री में तो ये भाई साहब यही थे, ठीक है। It was by his research on the magnetic field around a conductor carrying a direct current that Faraday established the concept of electromagnetic field in physics। इन्होंने उस चीज़ों को ये लर्न करके, पढ़ करके, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कर करके कई चीज़ें बताई कि भैया जब भी कोई करंट पास करती है किसी कंपास के बगल से तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करती है, और उससे सामने ये तो बता दिया था। और इसी का यूज़ करके इन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कवर किया। फैराडे ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड दैट मैग्नेटिज्म कुड इफेक्ट रेज ऑफ लाइट। इन्होंने ये भी बताया कि जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो लाइट की रेज को भी इफेक्ट कर सकती है एंड दैट देयर वाज एन अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू फेनोमेना। ही सिमिलरली डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डायमैग्नेटिज्म एंड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कवरी करके बताई। आफ्टर दैट हिज इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटरी डिवाइसेस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रिंसिपल पर जो चलने वाली रोटेट करने वाली डिवाइसेस लाइक मोटर, जनरेटर हो गया, इनके बारे में बहुत कुछ यहाँ पे बताया। एंड इट वाज लार्जली ड्यू टू हिज एफर्ट्स दैट इलेक्ट्रिसिटी बिकम प्रैक्टिकल फॉर यूज़ इन टेक्नोलॉजी। और इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होने लगी। यूज़ तो हो ही रही थी, यानी उसका कारण तो था यूज़ होने का, केवल हमें लाइट एनर्जी उससे चाहिए थी या फिर विंड एनर्जी चाहिए थे, लेकिन इनके कारण उसका यूज़ कई जगहों पर होने लगा, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस में इनका यूज़ होने लगा। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस आपने पढ़ा होगा क्लास 12 का चैप्टर 2 कैपेसिटर जब आप पढ़ते हो तो हमें बताया जाता है कैपेसिटर की यूनिट फैराड होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है बेटा। और फैराड यूनिट इन्हीं के नाम पर, फैराडे है ना नाम में इनके, देखो मिचेल फैराडे, तो फैराड जो कैपेसिटर की यूनिट है इन्हीं के नाम पर, इन्हीं को सम्मानित करने के लिए कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड दी गई है, ठीक है। आफ्टर दैट ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हाँ इन्होंने क्या खोज किया था आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया जो क्लास 12 के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी बनता है, फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और वहाँ पे क्लास 12 का चैप्टर 6 आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आपने इसको पढ़ा तो, ठीक है। चलिए, और ये आपका बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है, क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, बोर्ड एग्जाम हो या फिर आप कह लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो वहाँ पे इनके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो बात करने का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो एक ऐसा फेनोमेना होता है जहाँ पे हम जनरेशन करते हैं किसका, करंट का या फिर ईएमएफ, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज का, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ईएमआई कहा जाता है उन्हें। ईएमआई वो ईएमआई नहीं जो आप बैंक में जाकर रोज सुबह शाम लाइन लगाकर भरते हो, ये वो ईएमआई नहीं है बेटा। ये कौन सी ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली ईएमआई है। देखना ध्यान से, एक ऐसा फेनोमेना जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, जनरेशन ऑफ करंट करते हैं। और फेनोमेना क्या होता है कि चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स से हम क्या जनरेट करते हैं, करंट का जनरेशन करते हैं। अब समझना ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि जैसे आपको बता दें कि ये कोई एरिया है, इससे निकलने वाला पानी की पाइप होती है, पाइप से आप पानी का बहाव करते हो, तो ये आपका फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आप समझने के लिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस।
ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू इट, यानी किसी सरफेस से नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी डिफाइन करते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस, क्लोज सरफेस, याद रखना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। ये बात याद रखना, अगर क्वेश्चन कहीं पूछता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है तो बेटा वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आफ्टर दैट आपको फैराडे साहब के बारे में चीज़ों को जानना चाहिए और इनकी डिस्कवरीज को थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके बाद आता है फैराडे का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि व्हेन यू, आप एक्सपेरिमेंट से पहले मैं आपको दिखा दूँ, एक डायग्राम है, ये है डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर ये आपका कोई कह सकते हो ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर मान लो कुछ देर के लिए, ये सेल है और यहाँ पर कॉइल बंधी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर एक कंपास रखा है, कंपास के आसपास तार को बिखेरा गया है, ठीक है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को समझिए। ये एक्सपेरिमेंट कहता क्या है कि व्हेन यू क्लोज द स्विच, जब आप स्विच को क्लोज करते हो यानी करंट का फ्लो अलाउ करते हो, अ करंट पासेस थ्रू द फर्स्ट कॉइल, यानी करंट का पास होगा कहाँ से? फर्स्ट कॉइल से। ये फर्स्ट कॉइल है आपकी, ठीक है, ये फर्स्ट कॉइल, ये सेकंड कॉइल। करंट passes through the first coil and the iron ring कौन सी? सॉफ्ट आयरन की रिंग ली गई है, ठीक है, becomes magnetized, और आयरन रिंग यहाँ क्या बन जाती है? मैग्नेटाइज्ड हो जाती है, ठीक है। नोट दैट द कंपास इज इन द सेकेंड कॉइल डिफ्लेक्ट्स मोमेंटरली एंड रिटर्न्स इमीडिएटली टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, इन्होंने क्या देखा ऑब्जर्वेशन में, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया कि जब हम किसी कॉइल में एक आयरन की रिंग लिया, एक तरफ एक कॉइल लगा, उसमें बैटरी जोड़ दिया, एक तरफ क्या लगाया? कॉइल तो लगाई, पर वहाँ पे कंपास नील वहाँ पे जोड़ दिया, कंपास वहाँ पे लाके जोड़ दिया। कंपास बोले तो दिशा सूचक के जिससे आप डायरेक्शन का पता लगाते हो, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फिनोमेना पे बेस्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। अब जब इन्होंने एक कॉइल में करंट का फ्लो कराया तो दूसरे कॉइल के साथ जो कंपास था वो डिफ्लेक्शन शो किया, और कंपास तभी डिफ्लेक्ट होता है बेटा जब वहाँ पे आसपास कहीं मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलती है, ठीक है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास इज एन इंडिकेशन दैट एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाज इंड्यूस्ड कॉजिंग करंट टू फ्लो मोमेंटरली इन द सेकंड कॉइल। और कंपास का डिफ्लेक्शन ये शो करता है कि कोई तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ है वहाँ पर जो उस कंपास नीडल को क्या कर डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया है, ईएमएफ आया है, तो ईएमएफ सेल से हम निकालते थे तो करंट पैदा होती थी, तो ईएमएफ यहाँ पर हमने ईएमएफ कैसे भी पैदा कर लिया तो जाहिर सी बात है करंट भी आ जाएगी, ठीक है। When you open the switch, notice that the compass again deflects momentarily but in the opposite direction। और जैसे ही स्विच को आप बंद करोगे कंपास फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट का बहाव यहाँ पर चेंज होने वाला है, ठीक है। द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्विच कॉज द मैग्नेटिक फील्ड इन द रिंग टू चेंज। तो यहाँ पे जो आपका बार बार स्विच को बंद करना या ऑन करना, स्विच को ऑन करना, ऑफ करना, ये हो रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा था टू एक्सपैंड द कोलैप्स रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे चीज़ों को जो रिलेटिव मोशन वगैरह आप कह सकते हो वो क्या है, लगातार होता रहा। फैराडे डिस्कवर्ड दैट चेंजेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने बताया कुड इंड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फैराडे साहब ने यही बताया कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आता है, लगातार चेंज वेरी करती है मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है एंड करंट इन अ नियर बाई सर्किट, और बगल की सर्किट में ही करंट पैदा हो सकता है। द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही जनरेशन, यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इंड्यूस होना, करंट का इंड्यूस होना, ये क्या कहलाया आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसकी हेल्प से? मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। तो ये पूरे फैराडे साहब की डिस्कवरी थी और इन्होंने ये आपका अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ ऐसा बनाया था, पहला सेटअप ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है। अब कैसा बनाया था तो देख नहीं सकते, पर हाँ उनके थ्योरीज से पढ़ के उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे साहब के दो लॉ दिए, ठीक है। एक लॉ ने क्या बताया कि ईएमआई होती क्या है, उससे होता क्या है, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तब क्या आता है। तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट करते हो या फिर करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। ये बात तो फैराडे साहब ने बता दी। अब कितनी इंड्यूस्ड हुई वो सेकंड लॉ में बताया। अब दोनों बातों को समझना कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड लूप और सर्किट चेंजेस, जब भी किसी क्लोज लूप से या सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स जो जुड़ा हुआ है वो बदलता है, परिवर्तित होता है। कांस्टेंट फील्ड होगी तो नहीं होने वाला कुछ भी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप, और एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये ईएमएफ बोलते बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आपकी बैटरी में पाया जाता है, ठीक है, यानी आप उसको वोल्टेज कह सकते हो सीधी सी भाषा में, ठीक है। एंड द लूप और सर्किट में आपको एक ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ मिल जाएगा, और जब भी किसी सर्किट में ईएमएफ आएगा करंट का पैदा होना स्वाभाविक है, विच लास्ट सो लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूअस। और ये तब तक चलती रहेगी प्रक्रिया, एक करंट तब तक मिलती रहेगी आपको जब तक आप ये फील्ड को चेंज करते रहोगे। कौन सी फील्ड को बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। अब आता है सेकंड लॉ। इन्होंने तो बता दिया कि जब भी आप किसी क्लोज लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराओगे, चेंज कराओगे,
बदलोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट जनरेट होगी। अब आता है कि कितनी करंट जनरेट हुई, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, यानी ईएमएफ के बारे में इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। सेकंड लॉ में ये बताते हैं कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज लूप और सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई साहब ने बताया कि जो ईएमएफ इसको हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं ई से भी रिप्रेजेंटेशन इसका हुआ रहता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ किसी सर्किट में या किसी कॉइल में, वो क्या होता था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। ये फाई क्या है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स था। ठीक है, इन्होंने ये बातें बताई। ठीक है, तो यहाँ पे इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लिख सकते थे, एक कांस्टेंट आता के डी फाई बाई डी टी, पर फॉर एस आई कॉन्स्टेंट के की वैल्यू 1 लेते थे, तो यहाँ से ईएमएफ की वैल्यू क्या थी, डी फाई बाई डी टी। तो ये एक टर्न के लिए था कॉइल के लिए। ठीक है, अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो क्या आता था, n डी फाई बाई डी टी। तो ये कहानी इन्होंने बताई थी कि मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए इन्होंने बताया। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर फॉर्मूला आपने गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा होता है। तो बेटा आपको बता दें, फैराडे साहब ने केवल मैग्नीट्यूड बताया था, इसमें जो नेगेटिव साइन आने वाली है वो दूसरा लॉ बनता है और दूसरे नाम के साथ आता है। उसको करेक्शन किया था लेंज साहब ने। इसी लॉ का करेक्शन, इसका मॉडिफिकेशन किसने किया था, लेंज साहब ने, एंड दैट लॉ बिकम्स लेंज लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ को ही लेंज साहब ने थोड़ा करेक्शन करके अपने नाम से बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ जो है डेल्टा फाई, या फिर वही आपका डेल्टा हो गया, या फिर ये आपका चेंज को दिखाता है बाई टी, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला ये बनता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है किसके लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। तो फर्स्ट लॉ में ये बताया कि ईएमएफ इंड्यूस होता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, और सेकंड लॉ में ये बताया गया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन बताया गया ईएमएफ का, कैसे होता है, क्या होता है, यहाँ पे कितना होता है ये बताया गया है। ठीक है, और फैराडे लॉ में कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, और एन क्या भैया, नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप, यानी लूप या फिर कॉइल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कितने टर्न्स हैं। अब टर्न्स की बात करोगे, सर टर्न्स क्या होते हैं, मैंने सर्कुलर आयरन की रिंग लेके रखी थी, तो यहाँ पे आपका ये लूप का टर्न्स थे ना, तो इन्हीं लूप के टर्न्स की बात कर रहा था। ठीक है, इन्हीं लूप के टर्न्स की बात यहाँ पे हो रही थी। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही आता है आपका लेंज लॉ, आप जिसकी बातें कर रहे थे, ये नेगेटिव साइन जो आती है। तो लेंज लॉ की अगर बात करते हैं तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो लेंज साहब ने डायरेक्शन दिया था। फैराडे साहब ने बताया कि ईएमएफ इंड्यूस होता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होता है, और उन्होंने बताया कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है ये भी बताया, पर इस दोनों कंडीशन की डायरेक्शन बताने वाले कौन थे भाई, हमारे लेंज साहब थे। लेंज साहब ने ये बताया कि यहाँ पे क्या होगा भाई, एक बात ध्यान देना, यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में लेंज साहब ने बताया, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। मतलब कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की या इंड्यूस्ड करंट की, ये उसी का विरोध करेगी जिस कारण से ये पैदा हुई। यानी कहने का मतलब, अब बाप को मारने के लिए उसका बेटा तैयार हो गया है। ठीक है, इसका भाई, इसका पापा कौन है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर देखा जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ का पापा कौन है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, वेरी करेगी, तो क्या जनरेट होगा, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और करंट पैदा होगी। और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट किसका विरोध कर रहे हैं, आज कलयुग चल ही रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, हर बेटा अपने बाप का विरोध कर रहा है, तो वैसे यहाँ भी आपके फैराडे साहब ने और लेंज साहब ने बता दिया। ठीक है, और लेंज साहब ने ये भी बताया कि फैराडे साहब ने तो हमें मैग्नीट्यूड दिया था, लेकिन हाँ इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, अपोज करेगा, है ना। तो ये एन डी फाई बाई डी टी यहाँ से फॉर्मूला आपका बन जाता है। ये आपका पूरा कहलाता है लेंज लॉ। ये क्या कहलाता है, लेंज लॉ ऑफ ईएमआई, या फिर आप इसको करेक्शन ऑफ फैराडे सेकेंड लॉ भी कह सकते हो। यानी फैराडे सेकेंड लॉ को ही इन्होंने मॉडिफाई किया है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड था, बस नेगेटिव का साइन लग गया। ठीक है, और ये लेंज लॉ पूरा किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ध्यान देना, इस बात को नोट कर लेना, कई बार एमसीक्यूज में पूछा गया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पर ये पूरा लॉ बेस्ड है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसी में आता है डायरेक्शन के लिए एक और लॉ आता है आपका, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आपने सुना होगा। जनरेटर या फिर मोटर की जब हम बात करते हैं तो फ्लेमिंग्स आपका राइट हैंड रूल भी आता है। ठीक है, अब राइट हैंड रूल की बात करें, इफ द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड की बात करें तो ये दाहिना हाथ का थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली को मिडिल फिंगर बोलते हैं, पहली उंगली को फोर फिंगर बोलते हैं, एंड थंब तो आपको पता ही है। अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर रखे जाएं तो जो थंब होता है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देता है, और यहाँ पे इसकी बात करता है। आइए समझते हैं क्या कहता है कि द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड आर स्ट्रेच्ड
म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ही रहेंगे, ठीक है। दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें फोर फिंगर की तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट कर रही है। एंड द फिर है आपका नेक्स्ट थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और जो थंब है आपका मैग्नेटिक फोर्स की तरफ आपका इंडिकेशन कर रहा है। तो जो आपका थर्ड फिंगर होगा यानी मिडिल फिंगर होगी वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगी। कहने का मतलब अगर राइट हैंड की हम बात करते हैं बेटा तो ध्यान देना कि ये है आपकी फोर फिंगर और ये है आपका कह सकते हो थंब कह सकते हो। तो ये क्या देगा आपका, ये देने वाला है आपका इंड्यूस्ड करंट। तो इसी डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाया गया है। देखो थंब आपका क्या दे रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर यानी फोर्स जिधर लग रहा है कंडक्टर में। फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है और ये सेंटर फिंगर जो आपको दे रहा है, मिडिल फिंगर कह सकते हो, ये क्या दे रहा है हमें, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। यही आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है जिसपे आपका जनरेटर या मोटर के प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, ठीक है। देन मिडिल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट द कंडक्टर, इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस्ड होने वाली करंट की डायरेक्शन को पता लगाना है तो पहली बात आप लेंज लॉ के थ्रू जाएंगे और दूसरा किसके थ्रू, फ्लेमिंग साहब। अगर डायग्रामेटिक वे में है तो फ्लेमिंग साहब के साथ जाएंगे और अगर थ्योरेटिकल थ्रू में है तो आप कहाँ जाएंगे, लेंज लॉ के साथ जाएंगे और इससे आप इजीली इसको कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका फ्लेमिंग साहब का राइट हैंड रूल। आगे चलते हैं। फिर आता है आपका द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, एक पॉइंट से वो फिक्स हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट पे वो फिक्स हुआ है, अब वो रोटेट कर रहा है। एक कंडीशन इमेजिन करो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया एक कंडक्टर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब समझना, ठीक है, कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, इस कंडक्टर की लेंथ एल है, रोटेटिंग अबाउट वन एंड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक एंड से फिक्स है, दूसरे एंड से रोटेट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी आप कह सकते हो ओमेगा के साथ। द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो डायरेक्शन है इसकी रोटेशन की वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो बी क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एल कंडक्टर की लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे बाई 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ विद्युत वाहक बल है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं बच्चा, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय, एक बात ध्यान दो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी कॉइल या कंडक्टर में प्रोड्यूस कैसे हो सकता है। पहली बात तो उसका हम क्या करें, लगातार कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं। जिस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा गया है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को लगातार हम वेरी कराते रहें, या फिर चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर कॉइल की एरिया को हम बदलते रहें। अब कोई आप कह सकते हो कि ये कॉइल है, इसकी एरिया को छोटा बड़ा करो। अब इसको एक इमेजिनेशन करो, मैं एक आपको सिचुएशन देता हूँ। जब तक रिलेटिव मोशन कराओगे आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करानी है तो मान लो एक मैग्नेट लेते हैं हम, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है। तो इस मैग्नेट से फ्लक्स निकल रहा होगा, फील्ड्स लाइंस निकल रही होंगी, है ना, ऐसे निकल रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक कॉइल ले लिया, इसको एक ट्रॉली पे बैठा दिया, इस कॉइल को इधर मूव कराएंगे तो फील्ड लाइन ज़्यादा घुसेंगी, ठीक है। पर हमें चेंज कराना रोक तो सकते नहीं, हम लगातार आगे पीछे मोशन कराएंगे। और जब भी यहाँ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी, या तो ये मूव करेगी कॉइल, या तो मैग्नेट को मूव कराएंगे, या तो दोनों को आपस में मूव कराएंगे। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगा बेटा, तब आपको एक ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ दिखाई देगा और हेंस करंट आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पर क्या कहा गया है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, रोटेटिंग अबाउट वन एंड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, ठीक है। ये बात आपको याद करनी है। अगर कोई आपका कंडक्टर है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, एक एंड से, ठीक है। दूसरी बात कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कहाँ कैसे कैसे किया जा सकता है किसी कॉइल में। पहली बात, पुटिंग द कॉइल लूप या सर्किट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, आप किसी बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को, लूप को या सर्किट को पुट कर दो, रख दो। या फिर चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर कॉइल का जो एरिया है उसको चेंज करते रहो, ठीक, दूसरा। या फिर दोनों को रिलेटिव मोशन कराते रहो। तीसरा, चेंजिंग द एंगल थीटा। एंगल थीटा क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ए, बी और ए के बीच का एंगल होता है। जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो बी और ए के बीच के एंगल को आप परिवर्तित कर दो तो इससे भी क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर जाएगी और आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी किसके लिए थी, फैराडे साहब के
लॉज के लिए, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, लॉज ऑफ EMI के लिए। तो बेटा ऐसी ऐसी डिस्कवरीज फिजिक्स में हैं जो आप अब डेली लाइफ में यूज़ भी करते हो पर आपको पता नहीं होती हैं। तो उनको पता करने के लिए आज ही जुड़िए मेजर कौशिक क्लासेस के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको किस टॉपिक पर कैसा वीडियो चाहिए, तो आपको तुरंत वीडियो मिला। थैंक यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।